हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। Of the last 130 terrorist attack in our border areas last year, 123 were conceived, planned and executed from Afghanistan. We understand their predicament, therefore we do not blame them. But instability in Afghanistan is also hurting us badly, and it is happening despite the presence of the most powerful alliance in Kabul. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने एक रियलिटी चेक दिया और पूरी दुनिया को एक रियलिटी चेक दिया। और मेरे ख्याल में इसकी जो हिस्ट्री जो उन्होंने बयान की वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो चाहती ये हैं कि उन पे जनाब कोई मिट्टी पाओ तो आगे चलो वाला काम है। बट देन अगेन अ वेरी interesting and very, I would say, close to reality check. That was, out of last 131 terrorist attacks in our border areas last year, 123 were conceived, planned and executed from Afghanistan. We understand their predicament, therefore we do not blame them. बहुत बड़ी बात है। But instability in Afghanistan is also hurting us badly, and it is happening despite the pressure, despite the presence of the most powerful alliance in Kabul. ये एक बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ी बात समझने की ज़रूरत है कि जनाब हकीकत जो है कमर जावेद बाजवा साहब ने बयान कर दी म्यूनिख में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में। लेकिन फिर भी क्या वो स्टेट्स जो स्टेट्स आई वुड से दे आर कॉलिंग द शॉट्स, उनको ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? मैं इस पे बात करना चाहूँगा। मेरे साथ मौजूद हैं नदीम खालिद लोधी साहब, जनरल नदीम खालिद लोधी साहब, और एयर वाइस मार्शल शहजाद चौधरी साहब, और गुलाम मुस्तफ़ा साहब भी, जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुरू करना चाहूँगा जनरल खालिद साहब से। जनरल साहब, देयर आर सो मेनी थिंग्स विच वर पॉइंटेड आउट इन दैट कॉन्फ्रेंस बाय द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। पहली तो बात यह है कि क्या ये बातें समझ आ रही हैं दुनिया को या नहीं आ रही? मैं एक क्लिप इसके अलावा भी पहले मैं रखना चाहूँगा सामने, और वो क्लिप जो है वो भी ज़रा सुन लीजिएगा और फिर आगे मैं लेके इसको चलना चाहूँगा। ज़रा क्लिप दिखा दीजिएगा, फिर मैं गेस्ट के पास उनकी इनपुट के लिए जाऊँगा। जी सुनाइए जी। I have the honor of commanding an army which has achieved great successes against violent extremism and terrorism, of course at a huge cost and sacrifice. जनरल साहब, जो सेक्रीफाइसेस हमने दिए हैं और जहाँ पे एक सिपाही से लेके एक जनरल तक शहादत नोश फरमा चुका है, वहाँ पे ये बातें दुनिया को समझ आ रही हैं जनरल साहब? देखें, पहली तो ये बात है कि मेरा ख्याल है कि जनरल बाजवा ने बहुत दो टोक अंदाज में बातें की हैं और इसमें काफ़ी तदब्बर भी है, जहाँ दोनों चीज़ों का उम्मीद आपको नज़र आती है। पहली बात ये समझने की है कि जब हम सिक्योरिटी सिचुएशन की बात करते हैं किसी भी मुल्क की, तो वो एकदम शायद कुछ लोगों के जहन में ये ख्याल आता है कि उसका ताल्लुक फ़ौजों से है या काइनेटिक्स से है, और बल्कि हमारे अपने मुल्क में कई लोग ये ब्लेम करते हैं कि जी फ़ौज के जहन में बस सिक्योरिटी जो है वो इसी सिलसिले का नाम है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। सिक्योरिटी आजकल जो है वो दुनिया के जहन में, या दुनिया की सोच, दुनिया की परसेप्शन सब उस पर डिपेंड करती है। और ये इसीलिए हम कहते हैं कि जो डिप्लोमेसी है वो हरावल दस्ता होता है
किसी भी मुल्क की सिक्योरिटी के लिए कि वो दोस्तियाँ बढ़ाते हैं, दुश्मनियाँ कम करते हैं, लोगों को अपना जो मौक़िफ़ है वो पेश करते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं। ये जो आप बात कर रहे हैं, देखिए बात ये है कि ऐसा नहीं होता कि लोगों को मालूम नहीं होता, शायद पब्लिक को तो ये हो कि क्योंकि आपको पता है कि परसेप्शन मैनेजमेंट आजकल एक बड़ी साइंस है और जो बड़े मुल्क हैं परसेप्शन मैनेजमेंट के माहिर हैं, और हमारा तो कोई एक चैनल भी ऐसा नहीं है जिसको कि दुनिया देख सके। आप दुनिया की ज़ुबान ही नहीं बोलते, फिर आप ये भी कहते हैं कि दुनिया हमारी बात क्यों नहीं सुनती, वो एक अलग बात है। लोग जो बड़े मुल्क हैं, जो दरमियाने मुल्क हैं, इवन जो छोटे मुल्क हैं, वो अपने इंटरेस्ट परसू करते हैं, और बावजूद इसके कि अगर उनको ये लगे कि कोई ऐसे बातें हो रही हैं या ऐसे काम हो रहे हैं जिसमें उनको अपना रवैया चेंज करने की ज़रूरत है, तो वो मुवाजना करते हैं कि मेरा इंटरेस्ट क्या है और बात सामने क्या आई है, और वो अपने इंटरेस्ट को परसू करते हैं, उस बात को वो एक तरफ रख देते हैं। तो आप ये ना समझें कि ये बात पहली दफ़ा दुनिया के सामने की गई है या किसी को पता नहीं है कि ये जो बात है सारी दुनिया, खुद अमरीकी कह रहे हैं भाई कि हालात जो है ना अफगानिस्तान के, उनकी बात कर रहे हैं, आपस में उनकी वो बटी हुई है, लेकिन अमेरिका अपना एक इंटरेस्ट परसू कर रहा है और वो बड़ा वाजे है, और उसका उन्होंने अभी दो टोक ऐलान कर दिया अपने जो नया रिव्यू, उनका स्ट्रेटजिक रिव्यू, उन्होंने कहा है कि अभी हमारा मुकाबला चीन और रूस से है। तो आप देखें कि अफगानिस्तान के अंदर ही उन्होंने कैसे अपने चेंज किए टारगेट्स, फ्रॉम अलकायदा टू दहशत टेररिज्म, तालिबान, अफगान तालिबान, और अब जो है ना ये चाइना और रशिया। तो वो वहाँ से जाने का कोई प्रोग्राम नहीं रखते, और उन्होंने इस खित्ते को इस हालत में रखना है कि ताकि उनको लोग कहें कि जी आप इधर रहें, आप जाएं ना, क्योंकि आपके जाने से यहाँ ये मसला पैदा हो जाएगा, वो मसला पैदा हो जाएगा। तो ये सारा वो है शाखसाना है। ठीक है, मुझे यकीन है कि चीफ और जो हमारे डिप्लोमेट जब बात करते हैं तो उनको मालूम है कि बात क्या करनी है और हक़ाइक़ क्या है। ज़रूरी नहीं कि बातों और हक़ाइक़ में बिल्कुल हम आंगी हो, बातों का फ़र्क भी होता है। तो इन बातों को पेश नज़र रखते हुए हमें आर्मी चीफ की स्पीच को देखना चाहिए, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने जो यहाँ की ग्राउंड सिचुएशन है, जो खुद अमरीकी भी मानते हैं, उसका बिल्कुल दो टोक इजहार कर दिया और बड़े अच्छे फोरम पे किया। जी, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे शहजाद चौधरी साहब, क्या अगर ये इजहार करना ज़रूरी था एक मरतबा फिर, क्योंकि पहले भी जैसे कि जल्दी साहब भी कह रहे हैं, मेरा भी यही ख्याल है कि पहले भी कई मरतबा हम हर फोरम पे तकरीबन इसी किस्म की बात कर चुके हैं, बट देन अगेन probably they are not buying it. The world as such is not buying it. If they are not buying it, so what do we need to do? What next? देखिए, एक तो राना साहब, मैं शायद वही बात दोहराऊं जो कि जनरल लोधी ने की है कि क्या हमें दुनिया इंतजार करना चाहिए कि दुनिया हमारी बात को बाय करेगी। एक और तरीके से बात कर रहा हूं जो जनरल लोधी ने की है, या ये कि दुनिया या वो लोग जो कि इस मामलात को अंदर उलझे हुए हैं वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान अल्जीरिया की तरह, पाकिस्तान ट्यूनिस की तरह, पाकिस्तान लीबिया की तरह या शाम की तरह या मिस्र की तरह बहा नहीं गया जब उसके ऊपर प्रेशर आया, गिर नहीं गया, इसकी इमारत कायम और दायम रही। 17 साल से पाकिस्तान इस जंग में है, और जो जनरल बाजवा ने वहां पे जिस कॉन्फिडेंस के साथ इस बात का इयादा किया, उसकी बुनियाद ये 17 साल की वो तजर्बा है, वो जंग है जिसके अंदर हमने जाने तो दी, लेकिन एक बैटल हार्डन्ड फोर्स बन के हम सामने निकले, और एक ऐसी जंग के अंदर जो कि एक बहुत मुश्किल तरीन जंग समझी जाती है, उसके बावजूद हमारी कौम के तमाम सतून उसी तरीके से काम कर रहे हैं, स्टेबिलिटी के साथ, सिक्योरिटी के साथ, जिस तरीके से 2001 से पहले थे। तो ये एक बहुत रीअश्योरिंग हमारे लिए चीज़ है बहैसियत कौम, और हमारे वो दुश्मन जो कि हमारे सरहदों के साथ हैं या जो दूर कोई भी ऐसा मुल्क जो कि हमारे बारे में मुख्तलिफ ख्याल रखता है, उसको ये चीज़ नज़र आती है कि ये फौज, ये निज़ाम, ये कौम उस तरीके से गिरी और भुसम नहीं हुई जिस तरीके से बहुत सारे ममालिक की हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं। हैविंग सेड दैट, देखिए हमने वो करना है जो हमारे हक में बेहतर है, और मेरा ख्याल है उसका भी इंडिकेशन बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने की। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से जब हमले होते हैं हमारे ऊपर 131 में से 123 वहां से प्लान होते हैं, तो इसका मतलब यह है कि मुझे अफगानिस्तान की फिक्र है। दो चीजें मैं कर रहा हूँ, एक तो ये कि मैं फेंसिंग कर रहा हूँ, दूसरा मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि अफगान रिफ्यूजीज अपने मुल्क वापस चले जाएं, क्योंकि यहाँ पे उनको छुपने के ठिकाने मिलते हैं। और एक तीसरी चीज जो अनकही रह गई,
जो उन्होंने नहीं की, लेकिन ये बता दिया कि पाकिस्तान वो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी रखता है कि अगर हम और तंग हुए तो हम शायद सोर्स पे जाके भी इनको खत्म कर देंगे। और मैं समझता हूं कि ये हमारी कैलकुलेशन में ये चीज आती है, लेकिन बावजूद और इस हैसियत के साथ कि अफगानिस्तान एक बरादर मुल्क है, हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहते। इसीलिए बारहा पाकिस्तान कोशिश करता है कि अफगानिस्तान को भी बताया जाए, वहां पे जो बाकी फोर्सेज हैं उनको भी समझाया जाए कि भाई इस मामले को कंट्रोल कर लीजिए, वरना पाकिस्तान मजबूर हो जाएगा कि अगर आप नहीं कंट्रोल कर पाएंगे तो हमें उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, इन कुव्वतों को जो कि पाकिस्तान के खिलाफ आपके जमीन को इस्तेमाल करती हैं और हमारे खिलाफ अमल करती हैं यहाँ पे और टेररिज्म करती हैं, इनेक्ट करती हैं। मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा वाज़ेह पैगाम था। उसकी एक प्राइड भी आपको नजर आई उनके एड्रेस में, लेकिन एक फ्रस्ट्रेशन की भी झलक नजर आई, जहां पर वो दुनिया को ये बता रहे थे कि खुदा के बंदो, दुनिया वालों, अब तो समझो कि पाकिस्तान ने क्या कुछ हासिल किया और आपके लिए हासिल किया और दुनिया की जंग को लेकर चला पाकिस्तान। तो ये है मेरे ख्याल में, वरना बड़ी आसानी से हम तुर्की की तरह कह सकते थे कि ये हमारी जंग नहीं है, जिसने जो करना है। शाम के अंदर जब हमला करना था अमेरिका को, तो तुर्की ने अपने फजाई रास्ते नहीं दिए अमेरिका को वहां से गुजरने के लिए, या अड्डों के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी शाम के तुर्की ने। तो बड़ा आसान था हमारे लिए भी इससे साइड से हम इससे करनी कतरा जाते, लेकिन हमने खड़े होकर इस जंग को लड़ा है और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए भी लड़ा है और दुनिया के लिए भी लड़ा है। और ये पैगाम हमें बिल्कुल बड़े कॉन्फिडेंस के साथ देना चाहिए। काइनेटिक ऑपरेशंस ने ही इस मुल्क को आज तक उस मकाम पे पहुंचाया जहां पे हम आज ये इस किस्म की गुफ्तगू और बात कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन द पॉइंट इज सर कि अगर जो बात नहीं की जनरल जावेद बाजवा साहब ने, वो ये है कि हम वहाँ पे भी जाके उनको ठिकानों को हिट कर सकते हैं। इज़ इट पॉसिबल विद द प्रेजेंस ऑफ ऑल दीज फोर्सेज इन काबुल एंड अफगानिस्तान इन सर्टेन एरियाज, इज इट पॉसिबल दैट वी कैन डू दैट, या हमारी फ्रस्ट्रेशन उस लेवल तक पहुँच सकती है शहजाद चौधरी साहब? अभी तो फिलहाल देखिए, वी आर मैनेजिंग विदाउट डूइंग दैट स्टेप ना। ये तो ऑप्शंस, पूरी लिस्ट है हमारे पास, ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन हमें उसकी जरूरत महसूस नहीं हो रही है। वी आर मैनेजिंग इट जिस तरीके से हम अभी अपने मुल्क में रह के इसको मैनेज कर रहे हैं। हम एक डिफेंसिव ऑप्शन लेके उसको, इस चीज को फाइट कर रहे हैं। क्या हमें इसको किसी वक्त एक डिफेंसिव ऑफेंस के तौर पे भी लेना पड़ेगा? ये हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन इसका ताल्लुक बहुत सारी हमारी रीजनल एनवायरनमेंट के साथ है ना। कैसे अमेरिका किस तरीके से मामलात को लेकर चलता है, अफगानिस्तान किस तरीके से पाकिस्तान के साथ चलता है, पाकिस्तान खुद किस तरीके से डिप्लोमेटिक एफर्ट करता है इन चीजों के लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये तमाम चीजें पाकिस्तान के पास अवेलेबल हैं टू चूज फ्रॉम। और बिल्कुल जिस तरीके से एक रैशनल तरीका होता है बात को आगे ले जाने का, हम उस तरीके से लेके जा रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि अगर जितना हम रीजनल अप्रोच लेके चलेंगे उतना पाकिस्तान के लिए कामयाबी के रास्ते ज्यादा होंगे। अच्छा, एक और थोड़ा सा छोटा सा कमेंट है विच वाज इन द स्पीच, और वो भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा पैनल के सामने, और फिर मैं इनपुट चाहूँगा उस पर भी। ज़रा दिखाइएगा नेक्स्ट जी जो क्लिप है अबाउट द बैकग्राउंड जी, 40 years बैकग्राउंड जी। A syllabus was designed in one of the Western universities for madrasas, wherein jihad was fed to young minds in a concentrated dose without context or explanation. An exception was created using a self-defense clause to justify declaration of jihad by non-state actors. Young men were recruited from all over the world, radicalized and then left and disowned after they had delivered us the success. मदरसा सिलेबस की बात हुई जी, और कोल्ड वॉर इरा की बात हो रही है, और उसको रेफ़र कर रहे हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और हमारे साथ गुलाम मुस्तफ़ा साहब भी हैं, जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब। गुलाम मुस्तफ़ा साहब, वी आर टॉकिंग अबाउट, द चीफ इज़ टॉकिंग अबाउट द सिलेबस which was like drafted, I would say, in the Cold War era, और उस वक़्त के हिसाब से उसको ड्राफ्ट किया गया था। उसके बाद उसकी यूटिलिटी शायद प्रॉब्ली ख़त्म हो गई, और कल के जो मुजाहिदीन थे आज के टेररिस्ट बन गए। और उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये चीफ रेफरेंस कर रहे थे जी, यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का में ये सिलेबस तैयार हुआ था, और फिर पूरी दुनिया में, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के जो मदरसे थे, सेमिनरीज जिनको आज इतने नफरत की निगाह से जा रहा है, उनको इस्तेमाल किया गया था इनको फैलाने के लिए। और ये हकीकत है, दुनिया को बताना ज़रूरी है कि उनको पता चले। लेकिन इससे भी बढ़कर बात यह है कि अगर दुनिया ये बात जानती भी है और फिर भी मानने को तैयार नहीं है और अपने मकासद को लेके चल रही है, तो उस बैकग्राउंड में ये जनरल बाजवा की तकरीर क्या मानी रखती है। मैं अभी बातचीत सुन रहा था
मैं समझता हूँ बड़ा ठोस अंदाज में, बड़ा पॉजिटिवली उन्होंने दुनिया को बगैर ताने और बगैर किसी की बात बता दी है कि ये बात है। और अब इस मामलात को संभालने में सिर्फ पाकिस्तान को ब्लेम करके मसला नहीं हल होगा। ये जो जिस तरीके से सिलेबस पढ़ा के लोगों को इतनी देर में तैयार किया गया है, इसको डी रेडिकलाइज करने में भी टाइम लगेगा। तो दुनिया को एक तो सब्र करना पड़ेगा और पाकिस्तान को निशाना बनाए बगैर पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी कामयाबी मुमकिन है, तभी इस दुनिया को सेव किया जा सकता है। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि इसका रेफरेंस देने का मकसद यही था कि दुनिया को बताया जाए कि किस तरीके से ये सारा कुछ हुआ और अब इतना बेसब्री बेहतर नहीं है। सब्र के साथ पाकिस्तान को अपने साथ मिलाकर, पाकिस्तान को मतून किए बगैर, निशाना बनाए बगैर पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करें तो अफगानिस्तान में भी अमन हो सकता है और पूरे खित्ते में अमन लाया जा सकता है। Why is this pressure mounting on Pakistan again and again? जनरल साहब, मैं ज़रा पूछना चाहूँगा, what is the issue? क्या यहाँ पे जो ग्राउंड है या पॉलिसी मेकिंग ग्राउंड की बात करूँ अमेरिका में, वो इतनी सॉलिड नहीं है, या वो उनकी डिस्कनेक्ट है बिटवीन पेंटागन एंड स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका के अंदर, या व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर देयर कि ये इतना डिस्कनेक्ट क्यों है, और उसमें व्हाई आर वी पीपल सफरिंग, व्हाई इज़ पाकिस्तान सफरिंग? देखिए, मेरा अपना ख्याल ये है कि डिस्कनेक्ट इतना नहीं है जितना वो दिखा रहे हैं। अच्छा, ओके। अमेरिका की एक वाज़ा मकसद था जिसके लिए वो अफगानिस्तान में आया था, और अब वो अपने मकासद के हसूल तक तो यहाँ से नहीं जाने वाला। और जिस तरह भी ट्रंप साहब ने कहा था कि हमको टाइम स्पैन नहीं दे रहे, हम बल्कि अब उन कंडीशंस का इंतजार करेंगे जो हमें सूट करेंगी, तब हम अफगानिस्तान से इनखला का सोच सकते हैं। और अभी मैं पहले सुना था लोधी साहब ने बात की, शहजादी बात कर रहे थे, वो बड़ा वाज़ेह है, कोई यहाँ से जाएगा नहीं जब तक वो पाकिस्तान को स्टेज पर नहीं ले आएगा कि पाकिस्तान हर तरह उनकी बात माने और ख़ित्ते में चीन का और रूस का बढ़ता हुआ जो अमल दखल है उसको कंट्रोल किया जा सके। और इस वक्त एक और ख़तरा जो मंडला रहा है, अगर ये सारे ममालिक जो अफगानिस्तान के इर्द गिर्द हैं, इनमें से कोई भी अमेरिका की ज़ुबान नहीं बोल रहा, अमेरिका के बल्कि मुखालिफ खड़े हैं, अगर वो सारे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाए और स्क्वीज़ करना शुरू कर दें अमेरिका के लिए, तो एक बहुत बड़ा मसला के लिए खड़ा हो जाएगा। तो डिस्कनेक्ट इतना नहीं है, उनके मकासद बड़े वाजे हैं और उन मकासद ने पाकिस्तान को इस सारे, जिस मैंने दायरे का कहा, इसमें पाकिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशिया रिपब्लिक, रशिया, चाइना, किसी हद तक तुर्की शामिल है, इसमें से पाकिस्तान को समझते स्क्वीज आउट किया जा सकता है। तो इसलिए वो पाकिस्तान के ऊपर ये बार बार प्रेशर डाले जा रहे हैं। इस पर कितने चांसेस हैं? मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, जो मुझे बार बार कहा जा रहा है कि ब्रेक ले लूं, लेकिन मैं वापस आऊंगा अपने पैनल के पास और मैं पूछना चाहूँगा कि कितने चांसेस हैं, कितने % चांसेस हैं कि वी कैन बो डाउन, और जो भी अमेरिकन कह रहे हैं या इस वक्त की अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन चाह रही है उसके सामने हम बो डाउन कर जाएँ, और वो सारे जो मकासद हैं जो अमेरिकन इंटरेस्ट में हैं और शायद हमारे इंटरेस्ट में सारे ना हो, वो कैसे हम उसको उसके आगे मतलब कि हम सरेंडर कर सकते हैं, कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या व्हाट्स द स्ट्रेटजी, व्हाट्स प्लान 2, वो मैं ज़रा पूछना चाहूँगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कुछ सवालात ही आपके सामने रखना चाहता हूँ, और जनरल जावेद बाजवा साहब, कमर जावेद बाजवा साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने म्यूनिख में कॉन्फ्रेंस में, सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जो तकरीर की, और तकरीर में इसलिए कह रहा हूँ कि जनाब उन्होंने रियलिटी चेक दिया वैसे बेसिकली, लेकिन उस रियलिटी चेक को कई मरतबा पहले भी पेश किया जा चुका है, दुनिया के सामने पेश किया जा चुका है, लेकिन दुनिया शायद उसको उस तरीके से ले नहीं रही। मेरे ख्याल में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है गुलाम मुस्तफ़ा साहब, या व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग? देखिए, मैं इसको एक नज़र से देखता हूँ कि हमने जो हमारे इंटरनल इश्यूज़ हैं वो तमाम चीज़ों पे हावी आ गए हैं इस वक्त। अच्छा। और ये जो हमारी अंदरूनी खलफशार है, इसने जो आप जिस फर्स्ट लाइन और डिफेंस की बात कर रहे हैं उसको तकरीबन तहलील कर दिया हवा में, और वो कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई मकासद नहीं है उनके सामने, उनको कोई ड्राइव करने वाला नहीं है। तो इसलिए वो जो काम उनको करना चाहिए था और इस बयानिए को इस तरीके से दुनिया के सामने पेश करते कि दुनिया हमारी बात भी सुनती, उसमें वो नाकाम रहे हैं। और इस वक्त अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान डायरेक्टली इसका शिकार हो रहा है। और जब चीफ ये म्यूनिख में तकरीर कर रहे थे तो साथ ही पेरिस में
वो फाइनेंशियल टास्क फोर्स का इजलास भी हो रहा है जिसमें पाकिस्तान को वॉच लिस्ट पे रखने की बात कर रहे हैं। तो नाकामियों की दास्तान बड़ी लंबी है हमारी, लेकिन दैट इज हाउ इट इज नाउ एंड हियर। चीफ ने तो बात कर दी, अब इसके बाद क्या होगा हमारे लिए और कैसे इसको हम आगे लेके चलेंगे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट ये भी है कि हम ये देख रहे हैं कि भारत लगातार ये जो तबले जंग है वो बजाई जा रहा है और वो एंटी अप करने की बात कर रहे हैं। और आज भी लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग हुई है, अंदरूनी तौर पे कमज़ोरी हमारे सामने है। चीफ की बात तो अलग रही, जो अमेरिका की पॉलिसी है वो सामने है हमारे। तो इन कब को लेके नाउ राइट नाउ क्या हमने करना है? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को जो अपने दो ममालिक हैं, ईरान के साथ ख़ास तौर पे जो हमारे ताल्लुकात में सरदमोरी से रही है, थोड़ा सा उसमें था तो है, लेकिन उसको आगे बढ़ाने की बहुत शदीद ज़रूरत है। उनके बड़े इंपॉर्टेंट पार्टनर है ईरान पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के हवाले से भी और रीजनल इन्वायरमेंट से भी। रूस के साथ हमारी बातचीत चल रही है, लेकिन वो लेवल या वो स्पीड या वो एम्फेसिस नहीं है जो हमारा होना चाहिए। चीन हमारे साथ है उस हद तक जब तक चीन के इंटरेस्ट यहाँ पे सर्व हो रहे हैं, वो लकीली कोइंसाइड कर रहे हैं। तो ये जो मामलात हैं इनको सब अगर चीफ आर्मी स्टाफ के बजाय हमारी हुकूमत लेके चले, हमारे वज़ीर-ए-आज़म जो अपने आप को अहल तो हैं लेकिन अहल समझते नहीं, अगर वो सारे मामलात को अपने कंट्रोल में लें और ये ट्रांजिशन पीरियड से पहले एक जो ऑफेंसिव है पाकिस्तान की तरफ से उसको इन प्ले कर दें, तो शायद हम अपनी बात दुनिया तक पहुंचा भी सकें। और ये जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारा कंबल हो चुका है उसको हम प्रॉप अप करके और अपनी बात को फिर फैलाने में कामयाब रहें। शहजाद चौधरी साहब, do you buy whatever General Ghulam Mustafa साहब is saying, or do you still think there is a ray of hope in the first line of defense, यानी कि डिप्लोमेसी में कोई ray of hope नज़र आती है other than like the PR activities which the first line of defense is doing, या फिर आपको कोई ऐसा कोई नज़र आता है तरीक़ाकार, कोई सोल्यूशन कि जो ये नया ग्रुप मर्ज हो रहा है रीजन में, लाइक रशिया, लाइक चाइना एंड ऑल दीज कंट्रीज, ये क्या आपके ख्याल में मैच्योर हो पाएंगे? और ये सारा प्रेशर जो है ये माउंट जो हो रहा है ये और तो किसी कंट्री पे हो ना हो, पाकिस्तान पे ज़रूर हो रहा है, और क्या ये हम लोग सस्टेन कर सकेंगे? क्योंकि ब्रेक पे जाने से पहले भी हम यही बात कर रहे थे कि सस्टेन कर सकेगा पाकिस्तान ये प्रेशर जो माउंट हो रहा है एक सोल सुपर पावर से? राना साहब, जनरल गुलाम मुस्तफ़ा ने तकरीबन मेरे ख्याल में तमाम बात जो है उसको कह ही दिया, अपने चंद अल्फाज के अंदर समो दिया और लिमिटेशंस और कंस्ट्रेंट्स का इजहार मेरा ख्याल है खुल के कर दिया उन्होंने। मैं सिर्फ उसमें कुछ एडिशंस कर सकता हूँ। देखिए, एक तो ये है कि अमेरिका से बड़ी रियलिटी फिलहाल इस रीजन में अभी तक और कोई नहीं है। हम भले रूस और चीन के साथ जितना मर्जी समझें कि ये दोनों मुल्क मिलके शायद अमेरिका का बराबरी कर सकें, शायद 30 साल बाद 25 साल बाद वो दोनों मुल्क मिलके इस लेवल पे पहुंचे जहां पर कि अमेरिका की खास तौर पर मिलिट्री कुव्वत को और जो उसका लेवरेजेस हैं इन्फ्लुएंस की दुनिया के अंदर उसको कोई किसी हद तक बराबरी कर सके। तो वो चीजें आने वाला वक्त बताएगा और देखा जाएगा, लेकिन आज की तारीख में या बहुत इमीडिएट फ्यूचर के अंदर ये चीज होती हुई नजर नहीं आती है। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि अगर ये तमाम मुल्क इन्वेस्ट हो जाएं अफगानिस्तान के और रीजनल पीस के साथ, तो फिर भी किसी ना किसी हद तक ये मुल्क मिल के कुछ ऐसे अपने इन्फ्लुएंसेस इस्तेमाल कर सकते थे। चीन का इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस अमेरिका के साथ काफी ज्यादा है, उसको इस्तेमाल किया जा सकता था, और रूस वैसे एक अच्छा वजन डाल सकता है। लेकिन बदकिस्मती से ईरान, पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, चीन और रूस, ये सब के सब मुल्क जो हैं ये एक ही पेज पे नहीं है, एक ही तरह से नहीं सोचते, और उसकी वजह से अभी जनरल साहब ने आपको बताया कि ईरान के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने की और तेजी के साथ बेहतर करने की बहुत जरूरत है। एक तीसरा जो एलिमेंट है जहां पर आपने डिप्लोमेसी का सवाल किया, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, और मैं उसमें सिर्फ और सिर्फ फॉरेन ऑफिस की डिप्लोमेसी को काउंट नहीं करता, लेकिन वो डिप्लोमेसी जो कि एक रियासत दूसरी रियासत के साथ करती है, अगर मैं उसको देखूं तो शायद उसी के अंदर ही पाकिस्तान के लिए कोई रास्ता निकलता है। और वो याद रखें कि हर काइनेटिक एक्शन, चाहे फौज करे, चाहे किसी और तरीके से किया जाए, चाहे इकोनॉमिक, वो जो स्पेस क्रिएट होती है उसको डिप्लोमेसी नहीं एंड में इस्तेमाल करना होता है, डिप्लोमेसी के थ्रू इस्तेमाल किया जा सकता है।
तो हमारी रियासत जो है उसको डिप्लोमेटिकली इन मामलों के साथ एंगेज होना पड़ेगा। उन्होंने आपको बताया कि FMTF की मीटिंग इस वक्त पेरिस में जारी है, पाकिस्तान पे प्रेशर पड़ेगा। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान वॉच लिस्ट में आ जाता है, उससे फिर इकोनॉमिक मामला और खराब हो जाएंगे। ऑलरेडी बहुत सारी मुश्किलात हैं, पाकिस्तान की माशी मुश्किलात बेइंतहा बढ़ चुकी हुई हैं, कर्जों की मद के अंदर और बाकी बैलेंस ऑफ पेमेंट की शक्ल में। ये तमाम चीजें जब मिलके एक प्रेशर क्रिएट होगा तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं गिवन करना पड़ेगा। अच्छा, कहीं ना कहीं पे बदकिस्मती से हम बहुत बहादुरी के साथ हमने मुकाबला किया है, लेकिन कहीं ना कहीं पे हमें शायद बातचीत के जरिए, कहीं ना कहीं लोगों को समझाने बुझाने के जरिए, कहीं ना कहीं अपने आप को पाक साफ करने के जरिए ये सब कुछ करना पड़ेगा टू बी एबल टू हेल्प द प्रोसेस इंटरनेशनली। वरना हम इतने को आइसोलेट हो जाएंगे कि, और यही कोशिश इस वक्त अमेरिका कर रहा है कि इतना प्रेशर डालो, इतना इनको अकेला कर दो कि ये इनको पता लग जाए कि हाँ बगैर इनकी बात सुने या समझे। तो मेरा ख्याल है कि उस वक्त को आने से पहले जहां पर आप बिल्कुल ही चारों शाने चित हो जाएं, अभी से मामलात को अपने हाथ में लेके कुछ ना कुछ रास्ता निकालने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि आपकी मान भी रहे, आपकी इज्जत भी कायम रहे और आपके ऊपर ये जो मुश्किल वक्त है इसको भी टाला जा सके। बट डू यू थिंक चौधरी साहब के जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जिसको डिप्लोमेसी कहते हैं हम लोग, वो एक्टिव है, वो इतनी कैपेबल है, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज है? देखिए ना, अभी जो जनरल कमर बाजवा जो चीज कर रहे हैं जर्मनी में, ये डिप्लोमेसी है ना, ये दिस इज डिप्लोमेसी। लेकिन चौधरी साहब, जनरल कमर जावेद बाजवा तो हर जगह जाके नहीं खुद कर सके कुछ ना? नहीं, मेरा मतलब कहने का ये है कि ये हो, शायद अपना प्राइम मिनिस्टर साहब हो, बाकी वुज़रा हो, जरूरी नहीं कि सुफरा के थ्रू ही हो सकता है, सफीरों का भी बहुत बड़ा रोल है, लेकिन इस लेवल के ऊपर जितने वजीर हैं, जितने हमारे मिलिट्री डिप्लोमेसी के मामलात हैं, ये सब के सब मिलके रियासती डिप्लोमेसी का एक वो फैसेट बनते हैं जो कि डिप्लोमेसी में इंगेज हो सकता है। लेकिन मैं एक सवाल रखना चाहूँगा जरा खालिद साहब के पास कि डू यू थिंक कि ये सारे लोग जो हैं, अगर देखा जाए कि हम लोग एक पेज पे हैं, द मिलिट्री डिप्लोमेसी एंड द पॉलिटिकल डिप्लोमेसी एंड द डिप्लोमेट्स जो हैं, द डिप्लोमेट्स विच आर द डिप्लोमेसी, वो लोग क्या एक पेज में है? मेरा अपना ख्याल ये है कि जब से ये नए वज़ीर आज़म आए हैं, ज़्यादा करीब हो गए हैं, पेज ज़्यादा आप समझे ओवरलैप जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि आपके वज़ीर आज़म, आपके वज़ीर ख़ारजा, आपके वज़ीर दिफा एक ही बात कर रहे हैं, और वो बात वही है जो कि एक कौम की मांग है। जो आप बात करें इसको ज़रा मैं इस तरीके से देखना चाहूँगा कि इस रीजन में अभी जो कुछ हो रहा है इसको अब सिर्फ अमेरिका की कार्रवाई अभी ना समझें, अभी ये इंडो US अफगान गवर्नमेंट का नेक्सस है, और उन तीनों ने मिलकर एक अपना ऑब्जेक्टिव बना लिया है और उसके ऊपर वो अमल दरामद उन्होंने शुरू कर दिया है। ये नहीं है कि वो प्लानिंग स्टेज पर नहीं है, अभी वो एग्जीक्यूशन स्टेज में है। और जब भी आप कोई बात करते हैं अमेरिका की, उसके कुछ ऐसे इंडिकेटर्स आपको साफ नजर आते हैं जिसमें वो इंडियन इंटरेस्ट को भी उसने बिल्ड इन किया हुआ है। तो जैसे आप पहले बात कर रहे थे और मेरे साथियों ने भी कहा, इस वक्त इस खित्ते में बहुत बड़ा पावर इम्बैलेंस है जो, और इस इम्बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए हम बहुत आहिस्ता बढ़ रहे हैं। हमें बहुत तेजी से काम करना चाहिए था। वो सारी बातें जो पहले कर दी हैं जनरल मुस्तफा ने और AVM शहजाद ने, वो सारी बातें करने के लिए हम थोड़ा लेट हो गए हैं। आप ये जो बात कर रहे थे कि हमारे ऊपर इतना प्रेशर क्यों डाला जाए, आप ये देखें कि और अमेरिका करे क्या। अगर आप सिचुएशन देखें अफगानिस्तान की, कि जब पहले 1.5 लाख से ज़्यादा फौज थी, उन्होंने जो करना था किया, उसके बाद अभी जितनी फौज है उन्होंने कहा जी 4000 और बढ़ा देंगे, 10,000 के बाद अगर 15,000 हो जाएगी, 16,000 हो जाएगी, तो क्या कर लेंगे। तो इतनी बड़ी हजीमत को वो कैसे दुनिया के सामने मान जाए कि जी हमसे ये काम नहीं हो सका, या वो जान के इस तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी है, आखिर उन्होंने कोई स्केप गोट तो तलाश करनी है ना। और फिर ये कि अब ये बिल्कुल ख्वाहिश है हिंदुस्तान की, जो स्केप गोट की बात हो रही है। लेकिन एक चीज जो चौधरी साहब ने सामने रखी है, शहजाद साहब ने, दैट इज ऑल्सो अ रियलिटी चेक कि वो आप जो इस वक्त जो सोल सुपर पावर है, उसके बाद जो दूसरी स्टेट्स जो है एक ग्रुप की शक्ल इख्तियार करना चाह रही है इस रीजन में, स्पेशली उनको शेप अप होने में भी एटलीस्ट दे नीड अ लॉट ऑफ टाइम। बिल्कुल वो टाइम तक तो बात है कि हम लोग तो चलते हैं दिहाड़ी पे, हम लोग तो डे टू डे बेसिस की स्ट्रेटजी बनाते हैं। हमारे पास तो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी भी बहुत मुश्किल होती है, लॉन्ग टर्म तो बड़ी दूर की बात है। सो हमारे पास जो स्ट्रेटजीज है
वो तो डे टू डे स्ट्रेटजीज है। और अगर सोल सुपर पावर जो है कि और दूसरे रीजन में मर्जिंग पावर को एज सच स्पेस नहीं दे सक रही और उसको स्पेस हासिल करने में भी काफ़ी साल लग जाएंगे, तो जो शहजाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि हमें उससे पहले ही कोई ना कोई ऐसी डिसीजन लेना पड़ेगा कि कल को हमारी इज्जत भी बच जाए और हम लोग ऐसा डिसीजन ले लें कि कल को चारों शाने चित करने की कोशिश करेगा अमेरिका, और उसके वो तो उस सिचुएशन में हम कहाँ पे हम लोग कॉम्प्रोमाइज करें, क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन भी हमारे साथ। आप सिर्फ अमेरिका सिर्फ सोल पावर की बात ना करें, आप ये भी ध्यान करें कि इस खित्ते की जो और एक बहुत बड़ी पावर है उसके साथ नेक्सस है। यानी कि एक तो अमेरिका सोल सुपर पावर तो है ही, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी पावर है जी, ठीक उन दोनों ने आपस में नेक्सस कर लिया। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि बहुत बड़ा इम्बैलेंस है जी। अब इसका देखें, जब ऐसा हो जाए तो ये तो नहीं हो सकता कि भी हमारे पास कोई जवाब ही नहीं है, आपको ज्यादा मुल्कों को साथ में लाना पड़ेगा, यही होगा ना आपको एक पॉलिटिकल ब्लॉक। लेकिन जन साहब हम किसको साथ मिलाएंगे? जन साहब हम किसको साथ मिलाएंगे? कौन से मुल्कों को साथ? उन सबका नाम ले दिया है, उन सबका नाम ले दिया है। चीन के साथ हमें और गहरा ताल्लुक अख्तियार करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा देखें जी कि अगर आपने सीपैक को कामयाब करना है, अगर आप ग्वादर तक पहुंचकर आना चाहते हैं इंडियन ओशन में, रूस को बताना पड़ेगा कि आर यू रियली इंटरेस्टेड कि आप आना चाहते हैं इंडियन ओशन में। अगर आना चाहते हैं तो इस वक्त हमें आपकी भरपूर मदद की ज़रूरत है। ये ज़ुबानी कलामी बात नहीं हो सकती, चीन तो करेगा और कर रहा होगा, लेकिन रूस को अब तक हम माइल नहीं कर सके। आपने दुश्मनी पैदा तकरीबन की हुई है ईरान के साथ, और मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा कि आपके कौन कौन से इकदाम उनके खिलाफ जा रहे हैं। आप चले जाएं, तमाम बातें कहने के बाद एक मिनट मैं जरूरी बात करना चाहता हूँ, और हो सकता है कि मेरे दोनों दोस्त इससे मुत्तफिक ना हो। बात यह है कि अगर आपने ये फैसला किया कि आप कन्वेंशनल तरीके से खड़े हो जाएंगे इस नेक्सस के खिलाफ, तो आप हार जाएंगे। ये बात मेरी सुन लें, ये बिल्कुल एक फौजी एनालिसिस है। और जिस तरीके से आप खड़े हो सकते हैं, यानी कि नॉन कन्वेंशनल मीन इख्तियार करके, वो आपका डंग ये निकालना चाह रहे हैं। इस वक्त जितनी कोशिश हो रही है हिंदुस्तान की तरफ से और अमेरिका की तरफ से, वो सब ये अच्छा, खुद उन्होंने ISIS तैयार की, खुद उन्होंने दाइश तैयार की, उन्होंने सीरिया में जो है ना ये सिविलियन जत्थों के तरीके से लड़ा, उन्होंने इराक में अपनी सुन्नी मलेशिया और शिया मलेशिया और ये सारे अभी भी जो तुर्कों से लोग लगे हुए उनको वो आम करते हैं, उनको वो ट्रेनिंग देते हैं। आपके बड़े खिलाफ हैं, वो आपको नहीं वो कुछ करने देते। तो वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आप अपने आखिरी बंदे को पकड़ लें, बंद कर दें, मार दें, और सिर्फ आपके पास कन्वेंशनल फोर्सेस रहते हैं। फिर वो कहते हैं कि हम आपको देखते हैं कि आपके साथ हम क्या करते हैं। और पाकिस्तान ने अगर ये गलती की, ये मैं बात मानता हूं कि जो लोग हुकूमत की इजाजत के बगैर कोई काम करते हैं उनकी कोई जगह नहीं है पाकिस्तान में, वो हमारे लिए जो मसाइल खड़े करते हैं उनकी कोई जगह नहीं है। लेकिन अगर हुकूमत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान ने अपने नॉन कन्वेंशनल जो तौर तरीके हैं उनको गिव अप कर दिया, तो ये बात आप मेरी आज लिख लें कि शिकस्त आपके सामने खड़ी है।